हाय एवरीवन। तो ये जो क्लास होने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 में बेस्ड हैं, जिसमें से क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है उसको डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो कवर करेंगे वो रीडिंग बिटवीन लाइन कवर करेंगे, ताकि अच्छे से अच्छे एक नेक्स्ट लेवल तक जो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट बिल्ड यहीं से हो जाएगा। यहाँ पे मेन टारगेट यही रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं और जिस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग इसको रेट करना है। क्योंकि ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है तो क्लास 6 के स्टूडेंट के हिसाब से बना है। उसे हमारे लेवल में जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, तो उस हिसाब से इसको कवर करना है। ठीक है, तो देखो ये तो पहला चैप्टर होने वाले हैं, इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट थर्ड इस तरीके से चैप्टर अपलोड हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे तो प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन देखो यहाँ तो 10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस है, लेकिन इसके बाद क्या करना है, ये जैसे ही चैप्टर अपलोड होता है उसके बाद टेलीग्राम चैनल में जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात क्या करोगे, थ्योरी को कवर करना। यहाँ से जैसे ही थ्योरी कवर होता है उसके बाद एक मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर लेना, जिससे अच्छे और नेक्स्ट लेवल में पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आज पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें कवर करना है कि एक्चुअली हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। यहाँ तक अभी तक डिस्कस किए हैं और पहला चैप्टर का यहाँ पे नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस तरीके से क्वेश्चन के साथ पूरे इस क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले व्हाट का मतलब क्या होता है, मतलब हिस्ट्री क्या है, इस चीज़ को हमें जानना है। हिस्ट्री का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, इस चीज़ को जानना है। फिर नेक्स्ट है कि वेयर, हिस्ट्री डेवलप हुआ तो कहाँ कहाँ डेवलप हुए। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, और रिवर के पास ही क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ। फिर हाउ, कि इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशंस का डेवलप हो जाना और उस टाइम में, ठीक है, पूरा एंशिएंट टाइम में इस तरीके से डेवलप हो जाना अपने आप में एक चैलेंजिंग होते हैं। तो कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस क्या है कि एक एग्जांपल रेफरेंस लेके समझा रहा हूँ ताकि समझ जाओ। और व्हेन, कब, तो ये पूरा जो है इस क्वेश्चन जो दिए हैं कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये पूरा चैप्टर में कवर करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले जानो कि ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट एज दे टुक प्लेस इन पास्ट। जिस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री में घटना घटित होते हुए जा रहे हैं, और इंडिया के लिए है ना, इंडिया स्पेसिफिक बात करेंगे तो इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको जानना कि कैसे एंशिएंट टाइम में इंडिया का रोल कैसे था, एंशिएंट टाइम में अर्बनाइजेशंस कैसे हुए, प्लस एट प्रेजेंट जो मॉडर्न 2025 है तो यहाँ पे अर्बनाइजेशंस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री का वही मतलब है कि एक क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि पहला स्टेप आया, पहला के बाद सेकंड आएगा, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, उसके बाद वैदिक एज आया है, वैदिक एज के बाद पोस्ट वैदिक एज आ गए। तो एक क्रमशः यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई घटना घटित हो रहा है तो वन अकॉर्डिंग सेकेंड, इस तरीके से इसको अरेंज करना क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, उसको क्रोनोलॉजिकल है। तो हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन दी पास्ट। यही है हिस्ट्री का सिंपल सा मीनिंग। ठीक है, अब एक और माइंड में आएगा कि हिस्ट्री चलो ठीक है कि क्रोनोलॉजिकल इवेंट है, जितना घटना घटित हुए हैं उसको कवर कर रहे हैं, हम क्यों पढ़े, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हमें क्या मिलने वाला है इससे। ठीक है, एज ए स्टूडेंट हम क्यों पढ़े हिस्ट्री को, तो देखो हिस्ट्री पढ़ना हमारे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों, देखो वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट्स टेल अबाउट अबाउट आवर पास्ट। अभी तो हम लोग कहाँ पे हैं, 2025 में हैं, अभी 2025 में है, लेकिन 2025 को एज अ सिचुएशन रखते हुए, एक बेस रखते हुए, अगर 100 ईयर्स पुराना चले जाए तब सोच के देखो कि उस समय का सिचुएशंस कैसे थे और अभी का सिचुएशंस कैसे हैं। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बन जाएगा कि पहले जो लोग रहते थे वो उसका कल्चर ऐसा था, इस तरीके से वस्त्र पहनते थे, इस तरीके से जो है जितना भी लाइफ स्टाइल है, तो कैसे लाइफ स्टाइल थे उस समय का। तो हर एक चीज़ जो है हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। पहले किस तरीके से अर्बनाइजेशन होता था, अभी किस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है,
तो हर एक रेस्पेक्ट में जो है हिस्ट्री के बारे में ही पता चलता है, हिस्ट्री से ही हमें पता चलते हैं। ठीक है, उसके बाद न केवल ये जस्ट अपने पास्ट को बताते हैं, उसी के साथ हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो कैसे चेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। कि पहले के लोग जो है नॉर्मल कपड़ा पहनते थे, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एट प्रेजेंट पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है कपड़े का। न केवल कपड़े का, डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न है उसमें पूरा चेंजेस आ गए। तो पहले का कल्चर को अगर एज्यूम करें और अभी के जो कल्चर है उसको एज्यूम करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस क्यों आया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पहले जो है उतना ज़्यादा आईटी सेक्टर डेवलप नहीं थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थे, लेकिन एट प्रेजेंट जो है प्रॉपर लेवल में डेवलप है। तो ये हमें यही तो बता रहे हैं एक कल्चर कैसे चेंज थे, कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, पहले कैसे कल्चर हैं, अभी कैसे कल्चर हैं, उसी के साथ लाइफ स्टाइल में कैसे अकॉर्डिंगली चेंज आए। पहले लोग केवल हंटर गैदर थे, ठीक है, हंटर करते थे, हंटिंग करते थे, फल फ्रूट्स बस एज कंजप्शंस करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अगर जो है 2025 के पीपल को बोलो, लोगों को बोलो कि हंटिंग करना है, गैदरिंग करना है, तो ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय के लिए जो हंटिंग गैदरिंग है उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो सूटेबल थे। लेकिन अभी जो है 2025 का सिनारियो है, 2025 जो कि मॉडर्न है ना, पूरा टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स का एज है, तो वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग नहीं होने वाले हैं। तो ये सब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने में, अपने कल्चर को, लाइफ स्टाइल को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा ईजी है। उसी के साथ इट हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। ये जो है प्रेजेंट डे वर्ल्ड में जितना सिचुएशन आ रहे हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी बताते हैं। जैसे कि 1972 में वार हुए हैं। अब 1972 में वार हुए हैं तो इससे हमें क्या आइडिया लग गया, वहाँ से जितना भी फ्लॉ रहे हैं 1972 में, जितना भी फ्लॉ रहे हैं, तो फ्लॉ को अब नेक्स्ट अगर वार होता है सपोज, है ना, अगर नेक्स्ट वार होता है तो एक हम लोग क्या रहेंगे, एक प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, जितना फ्लॉ रहे हैं उसको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करके एक जो है प्रिपेयरनेस के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं। तो इस तरीके से जितना भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हिस्ट्री से ही मिल जाते हैं, हिस्ट्री से ही मिलते हैं। लेकिन हिस्ट्री को जब हम लोग कवर करते हैं, जैसे कि बताया हूँ कि क्रोनोलॉजिकल वे में कवर करते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल में भी डेटिंग सिस्टम होते हैं। कैसे डेटिंग सिस्टम? कहीं पे सुने होंगे कि 300 से 300 एडी से 300, है ना, फिर 600 एडी, इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आता है। तो उसी के केस में ये एडी का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे कि बोल दूं कि कनिष्क का जो टाइम पीरियड है वो 78 एडी में रहा, इस तरीके से। तो एडी का मतलब क्या है? या फिर इसी को बोल सकते हैं 78 सीई, तो यहाँ पे सी का मतलब इस तरीके से। और एक टर्म आता है BCE, ठीक है। तो इन सब चीज़ का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग को अब थोड़ा यहाँ से समझते हैं। तो देखो, एक पूरा क्रोनोलॉजिकल टाइम स्केल शो कर रहे हैं। तो ये हो गया, सपोज करो ये टाइम स्केल है। टाइम स्केल में एक पॉइंट को ऐसा कंसीडर किए जाते हैं जिसे जीरो बोलते हैं, है ना, जीरो ईयर बोलते हैं, जो कि जीसस क्राइस्ट का टाइम पीरियड रहा। इस टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ कि अगर इस साइड जाओगे तो यहाँ पे गेन होगा। कैसे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए, है ना, फिर 5 हो गया, इस तरीके से। तो जब हम लोग इस साइड से आगे की तरफ जाएंगे तो इसको बोलते हैं एडी, या फिर एडी ना बोल के इसको सीई भी बोलते हैं। एडी बोलो या फिर सीई बोलो, इसका मतलब एक है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे कि कवर करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि स्टार्ट हुआ है 3300 BCE से, या BCE ना बोल के क्या बोल देते हैं, CE बोल दो। नहीं, CE तो नहीं बोल सकते, BCE बोलते हैं, या फिर इसको BC बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं भी बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जीसस क्राइस्ट से आगे जाओगे तो AD और CE यूज़ करते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट से बैक जाओगे, ये बैक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से पूरा डेटिंग आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं BCE, या फिर इसी को बोल लो BC। ये जो है इसका प्रॉपर मीनिंग होता है डेटिंग सिस्टम करने का। जैसे कि एक लूँ क्या एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, यहाँ पे 3300 BCE से ओरिजिनेट हुआ है।
तो यहाँ पे BCE को कहाँ डिनोट करोगे, तो सपोज करो यहाँ पे आ रहा है 3300 BCE, क्योंकि यहीं पे आएगा ना, इसी साइड आएगा, इस साइड तो नहीं आने वाले हैं, ये साइड नहीं आएगा, यही साइड आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 3300 BC है, लेकिन जब ये आगे जाएगा तो इसका टाइम पीरियड घटने वाले हैं। ध्यान देना, ये जो है टाइम पीरियड जो लिखा गया है वो घटेगा, लेकिन एक्चुअल में उसका टाइम आगे चले जाएगा। जो लोग रह रहे हैं, जो सिचुएशन है, वो क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ये जो टाइम है ये घटेगा। कैसे? क्योंकि देखो ना इसका पैटर्न देखो, ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है ना। हमें ऐसा कवर नहीं करना है, ऐसा कवर करना होता है। जब भी BC आते हैं तो इस तरीके से कवर करना है। तो 3300 BC है, उसके बाद 3000, फिर 299 हो गया, 298 हो गया, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगा। फिर एक टाइम आएगा जो कि 0 का टाइम है, 0 का टाइम जैसे आया फिर 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ गया क्या? इस चीज क्लियर है? तो यहाँ पे जो CE लिखा हुआ है ना, CE का जो फुल फॉर्म होता है, ये कॉमन इरा बोलते हैं इसको कॉमन इरा बोलते हैं। और ये जो BC है इसको बिफोर कॉमन इरा बोलते हैं, इसको बोलोगे बिफोर कॉमन इरा। क्लियर है? ये नोट्स के फॉर्म में भी अपलोड हो जाएगा, तो वहां से इसको डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ बताया हूँ इसको। तो कैसे हम लोग फ्रेम यूज करते हैं, कौन कौन से टर्म हैं, टर्म के बारे में समझ आ गया। जो बताया हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कैसे पता करते हैं कि हिस्ट्री के बारे में कैसे हमें पता चलता है, नो अबाउट द हिस्ट्री। तो पास्ट टेल अस अबाउट पीपल ईटिंग हैबिट, देयर हाउसिंग, लिव इन ऑक्यूपेशन। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में ही बता रहा था कि पास्ट के लोग जो रह रहे हैं उसके बारे में कैसे पता चला, उसको तो डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन क्या हमें बताते हैं, पास्ट के बारे में तो कवर करोगे, लेकिन पास्ट हमें क्या बताता है, उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलता है। तो कई जानकारी मिलते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन के साथ जानकारी मिलते हैं कि ये पता चलता है कि उस समय के लोग पहले क्या हैबिट करते थे, क्या खाते थे, उनका रहन सहन के साथ साथ क्या ईट करते थे, उसका हाउसिंग पैटर्न कैसा था, किस तरीके से ऑक्यूपेशन करते थे, इन सब चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे क्या क्या बताते हैं कि जो पास्ट के लोग थे वो सबसे पहले तो हंटर गैदर थे, हंटिंग करते थे। हंटिंग करने के बाद जो मिल गया उसको इकट्ठा करके अपना कंजप्शंस करते हुए पूरा जीवन यापन करते थे। ठीक है, उस समय में ऐसा कोई जो है नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कोई वहाँ पे कंझट नहीं था। क्लियर है? तो पहले बात तो हंटर थे, हंटर के साथ जो है हर्डर म्यूजियम हो गया, फार्मर आर्टिस्ट थे, क्योंकि हमें कई ऐसे ऐसे पिक्चर मिले हैं जो कि कलर से बनाए हुए हैं, कलर के साथ साथ हैंड से बनाए हुए हैं, हैंड राइटिंग का यूज़ देखने को मिला है। तो फार्मर आर्टिस्ट हो गया, रूरल भी देखने को मिला है, मर्चेंट हो गया, साइंटिस्ट हो गया। तो इन सब चीज़ के बारे में पता चलता है, और इन्हीं सब चीज़ के बारे में जो है पास्ट हमें बताते हैं कि उस समय मर्चेंट का ऑर्गेनाइजेशंस कैसा होता था। है ना, टर्म सुने होंगे, एक टर्म आता है गिल्ड का। गिल्ड किसको बोलते हैं? गिल्ड बोलो या फिर श्रेणी, इसी को बोलते हैं। तो ये पूरा मर्चेंट जितने हैं, जितना जो व्यापारी होते हैं, तो व्यापारी का एक संगठन है, उसी को यहाँ पे गिल्ड बोल रहे हैं। तो गिल्ड का जो है जिक्र आता है, एंशिएंट हिस्ट्री में जिक्र आता है। तो कैसे वो लोग व्यापार करते थे, किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं, तो उसका जो सिस्टम था एक्सचेंज का, क्योंकि उस समय टाइम तो रुपया नहीं थे, है ना, नोट ना थे, नहीं उस समय करेंसी थे, तो किस तरीके से एक्सचेंज करते थे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ कहाँ से पता चलेगा? पूरा हिस्ट्री से ही पता चलता है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ही पता चलता है। यहाँ पे साइंटिस्ट का भी पता चलता है। कैसे? जब इंडस वैली सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक फिक्स रेशियो का वेट मिलता है। ठीक है, फिक्स रेशियो का वेट मिलता है, जैसे कि 8 प्रेजेंट है ना, 1 kg हो गया, ठीक है, 2 kg हो गया। तो कहीं पे भी रहो इंडिया में 1 kg का मतलब वही होगा जो कि अदर पार्ट में होगा। ठीक है, अगर नॉर्थ में चले जाओगे तो 1 kg का मतलब भी वही होने वाले हैं, अगर साउथ इंडिया में चले जाओगे तब भी सेम रहने वाले। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स रेशियो है। तो किसके द्वारा पता चलेगा फिक्स रेशियो है, किसके द्वारा डेवलप होंगे? तो कोई साइंटिस्ट तो रहेंगे जिसके द्वारा डेवलप किए हैं। तो डिफरेंट चीज़ के बारे में, डिफरेंट थिंग्स के बारे में पता चलता है कि कैसे रहन सहन रहे हैं, क्या करते थे, क्या खाते थे, हर चीज़ के बारे में जो है
हिस्ट्री से ही हमें पता चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हिस्ट्री से पता चल गया ये लोग हंटिंग थे, गैदरिंग करते थे, लेकिन इंडिया देखो पूरा डाइवर्सिफाई कंट्री है। ठीक है, अब इतना डाइवर्सिफाई कंट्री में वो लोग रहते कहाँ थे, ये भी तो डाउट आएगा, है ना। ये इंडिया हो गया, ठीक है। अब इंडिया में इतना डाइवर्सिफाई कंट्री, यहाँ रहते थे कि यहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे, और कोई जो है पार्टिकुलर सपोज करो ये लोकेशन में है तो यही लोकेशन में क्यों रहते थे, इधर इतना भी तो जगह है, पूरा इंडिया है, तो यही लोकेशन में ही क्यों रहे, ये भी एक डाउट आते हैं। तो यही कवर करते हैं कि ये लोग पीपल जो हैं ये रहते कहाँ थे। तो रहने का इस लोग का जो ठिकाना था वो सिंपल था, जहाँ पे उसको रिवर दिख जाए वहीं पे अपना सेटलमेंट हो जाते थे। ठीक है, जैसे कि ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। अब जी ये नॉर्थ नदर्न इंडिया है ना। तो नदर्न इंडिया में देखोगे तो जो मोस्टली पीपल का जो लोकेशन रहा है वो यहीं पे देखने को मिला है, यहाँ पे। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे तो पूरा लोकेशन है रिवर सिस्टम का। ये इंडस रिवर हो गया, वहीं से ब्यास रिवर हो गया, है ना, ब्यास के बाद सतलुज हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, उसी के साथ यमुना रिवर, फिर नीचे आओगे तो ये हो गया गंगा रिवर। मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, पूरा रिवर सिस्टम मिल गया, रिवर मिल गया। अब रिवर है तो सीधी सी बात यहाँ का जो लैंड होगा वो फर्टाइल लैंड होगा, समझ रहे हो क्या। अब फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने में इजी हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ तो प्रॉफिट में होगा, बात समझ रहे हो। तो ये जो है पूरा इंटरलिंक है, इसलिए जो मोस्टली अगर देखोगे सिविलाइजेशन देखोगे तो रिवर पैटर्न में ही रहे हैं, है ना। पीपल लिव्ड नियर रिवर वैली, इसका मेजर रीज़न यही है। एक तो भाई रिवर है तो फर्टाइल लैंड मिलेगा, एग्रीकल्चर प्लस पानी भी तो चाहिए, जीवन के लिए पानी भी तो जरूरी है। ठीक है, तो ये एक रीज़न रहा। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, क्या क्या पर्पस दिखाते हैं, जैसे कि ट्रेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर नर्मदा रिवर हो गया, कहाँ कहाँ इसका लोकेशन है ये बता रहे हैं। नर्मदा रिवर के बैंक में देखने को मिला है। फिर सुलेमान एंड किरथान हिल्स हो गए, गारो हिल्स, विंध्यांस हो गया, इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो मेजरली जो है यहीं पे इन सब का लोकेशन देखने को मिला है, जहाँ पे ये लोग पीपल जो है सेटलमेंट होते थे। तो नर्मदा रिवर में क्यों, तो नर्मदा रिवर में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पे पूरा स्किल गैदरर हो गया, वास्ट नॉलेज ऑफ जो प्लांट है वो यहीं पे पता चला है। जितना भी डिफरेंट डाइवर्सिटी के जो प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब कहाँ पे मिला है, नर्मदा रिवर के पास ही मिले हैं। क्योंकि ये लोग का जो कंजप्शंस करना, क्या करना चाहते थे, कंजप्शंस क्यों करते थे भाई, पेट भरना है। तो कंजप्शंस करने के लिए डिफरेंट डाइवर्सिटी के जहाँ पे फ्रूट, जहाँ पे फल मिले वहीं पे उसका जो है सेटलमेंट कर लिए। क्योंकि जो नर्मदा रिवर है यहाँ पे फ्रूट्स का कलेक्शन, रूट्स का कलेक्शन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का कलेक्शन, उसी के साथ एनिमल हंटिंग फॉर फूड, ये सब चीज़ होता था, इसलिए नर्मदा रिवर में रहे हैं, अदर जगह नहीं रहे हैं। उसी के साथ सुलेमान एंड किरथान हिल्स में भी इसका लोकेशन रहा है। यहाँ पे इसका लोकेशन देखोगे तो ये जो नदर्न वेस्टर्न पार्ट है ना इस साइड, तो यहाँ पे जो सुलेमान किरथान हिल्स है वहाँ पे इसका लोकेशन रहे हैं। फाउंड एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, देख लो यहाँ पे, क्योंकि खुद सोचो, एक तो रिवर बैंक के पास है, अब रिवर बैंक के पास है तो फर्टाइल लैंड हो गया। जैसे ही फर्टाइल लैंड हुआ तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं एग्रीकल्चर जो है 1 महीने में पूरा रेडी हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, है ना। एग्रीकल्चर पूरा हो जाए तो उसके लिए कम से कम 6 महीने तो रुकना पड़ेगा। अब एग्रीकल्चर को भी सुरक्षा करने के लिए उसको भी तो कुछ चाहिए, ऐसा तो नहीं पूरा दिन और रात पूरा खेती में रहे, उसको भी कुछ सुरक्षा चाहिए। तो ये लोग सुरक्षा के नाम में क्या करते थे, जैसे कि गोट हो गया, कैटल हो गया, सीप हो गया, इन सब चीज़ का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिए, है ना। अगर एग्रीकल्चर पूरा क्रॉप हो गया, अब घर में रखे हैं मान लो, तो उसको भी लुटेरों से बचाने के लिए, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शंस करने के लिए क्या करना स्टार्ट कर दिए गए कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उसको डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिए गए। और यहीं से जो है जो सुलेमान और किरथान हिल्स हैं यहीं पे एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है। एनिमल डोमेस्टिकेशंस का जो है एनिमल डोमेस्टिकेशंस का हमें एविडेंस देखने को मिलता है, जैसे कि सीप है, गोट हो गया, कैटल हो गया। इन सम एरिया, इन सम आर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिकम टू ग्रो कैश क्रॉप, है ना। जो वीट हो गया, बार्ले हो गया, यही जो है फर्स्ट कैश क्रॉप रहा है,
कैश क्रॉप का मतलब होता है जिसको हम लोग बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं, कंजप्शंस के लिए नहीं उगा रहे हैं, बेचने के लिए उगा रहे हैं। अबाउट 8000 ईयर्स एगो जो है एविडेंस मिलता है कि कैश क्रॉप जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गए, इसका प्रोडक्शन होता था। ठीक है, यहाँ पे 2 लोकेशन हो गया। सेकंड लोकेशन जहाँ पे ये लोग रहते थे वो है गारो हिल्स और विंध्यांस एरिया में। गारो हिल्स और विंध्यांस एरिया का अगर लोकेशन देखोगे तो ये जो हिल्स है ना विंध्यांस वाला, और गारो में तो ये जो नदन वाला हो गया, ठीक है, असम एरिया साइड, यहाँ पे इसका लोकेशन रहा है। क्यों लोकेशन रहा है? देखो गारो हिल्स जो कि नदन ईस्टर्न ये वाला पैटर्न है यहाँ पे, और जो जो ये वाला है ना विंध्यांस, ये सेंट्रल इंडिया का है। दिस वर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। देखो एग्रीकल्चर यहाँ पे डेवलप हुए। अब एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है तो सीधी सी बात वहाँ पे रुकना पड़ेगा। वहाँ पे रुकेंगे तो पूरा होम टाउन का वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली होम टाउन का डेवलपमेंट हो जाएगा। और उसी में जो है राइस को फर्स्ट यहाँ पे क्रॉप है जो कि ग्रो किए गए हैं नदन ऑफ विंध्यांस में, ये एरिया में। फिर उसी के साथ इंडस और उसका ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे इसका पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हो गया है। एग्जाम्पल जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गए। अराउंड 400-700 ईयर्स बिफोर सिविलाइजेशंस डेवलप अराउंड सेट ट्रिब्यूटरीज। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर का, ये वाला देखो, ये इंडस रिवर हो गया। अब इंडस रिवर है तो उसी के साथ यहाँ पे चेनाब हो गया, है ना, गंगा रिवर हो गए, बाकी अदर यहाँ पे झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज हो गए। तो यहाँ पे पूरा फर्टाइल लैंड बना रहे हैं। वही आगे ना घुल मिल के जो है वही आ रहे हैं कि जहाँ पे फर्टाइल लैंड हुआ तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको शो करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। और यहीं पे मोस्टली जो है लोकेशन देखने को मिला है यहाँ पे इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी एरिया में। उसी के साथ जो गंगा और उसका ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिला, महाजनपदास देखने को मिला है, जैसे कि मगध हो गया, काशी हो गए, वज्जी हो गए। और यहाँ पे इसी सब चीज़ का जो महाजनपद है उसका लाइफ हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। Flourished 2500 years ago, the Himalayan mountain has acted as a natural barrier between इंडिया एंड सेंट्रल एशिया सिंस एजेस। क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे इसका पूरा लोकेशन रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जब डायनेस्टी आए ना, महाजनपद का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मगध एग्जांपल हो गया। तो सबसे पहले यहाँ का अगर लोकेशन देखोगे तो क्या है कि जितना भी आयरन ओर है, आयरन ओर का रिच यहाँ पे होता है। आयरन ओर का रिच है मतलब जितना भी वारफेयर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, उसका डेवलप इजी वे में हो जाएगा। और उसी के साथ पूरा फर्टाइल लैंड है, तो फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से होगा। अब एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से हो रहे हैं तो जो इनकम आना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसका भी यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और उसी के साथ क्या है कि जो नदन इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर की तरह काम करते हैं, कौन, जो हिमालय है। अब हिमालय जो है कि बैरियर की तरफ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई लूटने के लिए आ ही नहीं पाएगा, कोई अटैक करने के लिए आ ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा एरिया ही पूरा बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर रहेंगे। जब ये सिक्योर रहेंगे तो जितना अर्बनाइजेशन हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सब चीज़ का फ्लरिशमेंट होगा, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई नहीं है ना, है ना। यहाँ पे जो गंगा एरिया का रिवर है ये वाला पूरा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है तो वास्ट अमाउंट में अर्बनाइजेशन होगा, क्योंकि हर चीज़ का अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। अब वास्ट अमाउंट में अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, लोग खेती कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, है ना, प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो अपना जो सामान है उसको ट्रेड के रूप में अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जितना उसका ज़रूरत है उसको तो रखेंगे, लेकिन जितना भी सरप्लस में हो गया, जितना बच गया उसको क्या करेंगे कि अदर कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्री में तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो प्रॉफिट आएगा। फिर उस जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे म्यांमार है, तो म्यांमार में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनका कल्चरल रिलेशन बन जाएगा, कल्चरल रिलेशन बन गया है। इस तरीके से क्या है कि पूरा ट्रेड और कॉमर्स का जो है फ्लरिशमेंट हो गया है। अब देखो यहाँ पे म्यांमार में सपोज करो यहाँ पे भी कोई सरप्लस हो गया, तो सरप्लस हो गया तो ये लोग क्या किस में आएंगे, इंडिया में आएंगे, है ना। तो ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, यहाँ पे उसी के साथ ट्रेवलिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, म्यांमार जा रहे हो मतलब ट्रेवल करके जाओगे। तो इस तरीके से क्या है कि गंगा और इस ट्रिब्यूटरी में भी हमें अच्छे तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिला है, डिफरेंट डिफरेंट अर्बनाइजेशन या फिर डिफरेंट डिफरेंट किंगडम का। मोस्ट एग्जाम्पल महाजनपद किंगडम हो गया,
महाजनपद में जो 16 महाजनपद हैं उसमें से लास्ट जो महाजनपद बचा वो है मगध महाजनपद, और यहीं से जो है मगध डायनेस्टी का ओरिजिनेट हुआ है। मगध डायनेस्टी के साथ मौर्यन डायनेस्टी आ गया है ना। तो इट लीड्स टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज लाइक कार्विंग स्टोरीज, कंपोजिंग म्यूजिक, कुकिंग फूड बिकॉज ऑफ इट्स रिच्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन। खुद सोचो, यहाँ पे लोग म्यांमार जा रहे हैं, अब म्यांमार में जाएंगे तो वहाँ पे जितना भी कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस होंगे, है ना। उसी के साथ किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, किस तरीके से कुकिंग पैटर्न वहाँ पे हैं, कैसे खाना बना रहे हैं, किस तरीके से वहाँ के लोगों का रहन सहन है। तो जब इंडिया वापस आएंगे तो ये लोग क्या करेंगे कि अपनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। उसका जो कल्चर है अगर ठीक लगा तो उसको एजप्शन एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या हो गया, कल्चरल एक्सचेंज हो गया। ना केवल कल्चरल एक्सचेंज, उसका जो नॉलेज है, नॉलेज भी वहाँ से रिच हो गए, नॉलेजमेंट हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, ठीक है। ट्रेवलिंग स्टार्ट हो गया, है ना। सब कॉन्टिनेंट, पर्पस ऑफ लाइवलीहुड, तो फूड हो गया, ड्रॉट मर्चेंट हो गया, फिर रिलीजियस एडवेंचर हो गया, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस यहाँ पे जाते थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लो। पॉज लेने के बाद ये थोड़ा सा आप समझो कि जो एट प्रेजेंट हम लोग बार बार इंडिया बोलते हैं ना, इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, एक्चुअली ये आया कहाँ से, सबसे पहले तो ये जानो, ठीक है। तो ये जो इंडिया कहाँ से आया पता है, इंडिया जो है ऋग्वेदिक में जो है, ऋग्वेदिक है उस संस्कृत में लिखा हुआ होता है। तो क्या हुआ कि जो संस्कृत है, संस्कृत टर्म में जो इंडस रिवर है ना, ये जो इंडस रिवर है ये वाला फ्लो होता है, ये इंडस रिवर को संस्कृत में ये क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिंधु बोलते हैं। अब इसको जो है सिंधु बोलते हैं, लेकिन क्या हुआ कि जब डिफरेंट अटैक्स हुए, है ना, ये जो नदर्न वेस्टर्न एरिया है ना, ये वाला एरिया में ईरानियन हो गया, ग्रीक हो गया, तो इंडस रिवर को पार करके ही अटैक करेंगे। इंडिया में जब अटैक करना होगा तो इंडिया में अटैक करते थे तो इंडस है। अब उसको भी तो नाम पता होना चाहिए भी कि अटैक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं डायरेक्टली उसको इंडिया मालूम है, चाइना मालूम है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इंडस रिवर की जगह वो लोग क्या करते थे, इंडोस टर्म प्रोनाउंसिएट करते थे, ठीक है। हिंदोस या फिर इंडोस जो है टर्म प्रोवाइड करते थे, बोलते थे, और इसी की वजह से इंडिया यहाँ से क्या पड़ गया, नाम पड़ गया, ये है। फिर यहाँ पे भारत जो नाम पड़ा है वो संस्कृत कंपोजिशन से है, ऋग्वेद से, कि भारत वॉज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नदर्न इंडिया इन द संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेद, जो कि 35 ईयर्स एगो है। समझ आ गया कैसे नाम पड़ा। तो ये जो नाम कैसे पड़ा इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्लियर है। बताओ यहाँ तक समझ आ गया क्या। चलो अब इतना तो मैं बता रहा हूँ, इतना बता दिया कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो अब हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, ये भी एक डाउट आता है। इतना पढ़ रहे हैं कि इसका नाम जो है हिंदोज बोले हैं, ईरानियन या फिर ग्रीस जो है 2500 ईयर्स पहले आए हैं, और उसके द्वारा इंडोज बोले हैं, हिंदोज बोले हैं, ये हमें कैसे पता चला, ये भी एक मेजर डाउट है। हमें कैसे पता चला उसका आंसर अब यहाँ पे देखो कि हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, कैसे पता चला कि पास्ट में ये सब चीज़ हुए। तो इसका दो सोर्सेज हैं, पास्ट के बारे में जानने का दो सोर्सेज होता है। एक को बोलते हैं आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, क्लियर। एक को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक को बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। दो सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है जैसे कि कोई पत्थर हो गया, है ना, कोई कॉइन हो गए। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कॉइन का, और डिफरेंट एग्जांपल हैं। तो कॉइन हो गया, सपोज करो अगर इस कॉइन में पता चलता है कि कोई डीटी का, कोई भगवान का यहाँ पे क्या है पिक्चर लगाए हुए हैं अपने कॉइन में, तो इससे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि वो जो किंगडम है इस पार्टिकुलर देवी देवताओं को मानते रहे होंगे, क्लियर है। अगर यहाँ पे अपना फिगर लगाए होंगे, अपना पिक्चर लगाए होंगे, तो अपने आप को एक सम्राट समझते होंगे। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं। न केवल ये तो कॉइन का ही एग्जाम्पल हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील मिला है ना, टेराकोटा मिला है। तो जितना भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वहाँ से इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से किए जाते हैं जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है कि कोई बुक्स के फॉर्म में लिख के चले गए, है ना, कोई पत्ते में लिख रहे हैं तो बुक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं,
कोई डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि फॉरेन से फाहयान आया जो कि एक ट्रेवलर है, फाहयान आया, अल बरूनी आए, आईबीएन बतूता आए। तो जब वो लोग इंडिया में आए तो इंडिया के बारे में लिखना स्टार्ट किए, इंडिया के बारे में अपना ओपिनियन दे, उसी के साथ जो है अपने डायरी में लिखे कि उस समय इंडिया के सिचुएशंस कैसे रहे होंगे, किस तरीके से उसका जो है पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा, कोई भी डायनेस्टी का, है ना, एक पार्टिकुलर कोई भी डायनेस्टी हो सकता है, तो क्या सिचुएशन रहा होगा इंडिया का। तो इन सब चीज़ के बारे में अपने डायरी में लिखेंगे, अपने बुक्स में लिखेंगे, उसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। तो दो सोर्सेज हैं। तो जो बुक्स में लिख रहे हैं, अब देखो बुक्स में लिखेंगे तो उस समय क्या है कि बुक्स का या फिर प्रिंट करने का कोई साधन तो था नहीं प्रिंट कर पाते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे कोई पत्ता हो गया, है ना, पत्ता हो गया या फिर लीफ जिसे बोलते हैं, तो पत्ते में लिखना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से जो है राइटिंग या फिर लिखना डेवलपमेंट हो गया है, इसी को बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब ही होता है हैंड रिटेन, ठीक है, मैन्यू का मतलब ही होता है हैंड रिटेन। तो देयर आर मेनी सोर्सेज, वन ऑफ देम आर बुक रिटन लॉन्ग एगो, इसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब नॉर्मली कोई पत्ता मिल गया तो वहीं पे लिख दिए, इस तरीके से। तो दे वर रिटन बाई हैंड, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इसे हैंड के द्वारा ही लिखे जाते हैं। इट वॉज रिटन ऑन पाम लीव या फिर बार्क ऑफ ट्री हो गया तो वहाँ पे लिख दिए। लेकिन देखो यहाँ पे एक चैलेंजेस क्या आता है पता है, कि यहाँ पे तो पत्ते में लिखे हो, अब ये पत्ता कब तक सर्वाइव करेगा, खुद सोचो कि ये जो पत्ता है, पत्ता कब तक सर्वाइव करने वाले हैं, ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ देम डिस्ट्रॉय एंड इंसेक्ट खा लेंगे, तो सम ऑफ देम प्रिजर्व, जैसे कि कहीं टेम्पल में रखे गए हैं तो वहाँ से प्रिजर्व रख दिए, अगर मोनिस्ट्री में रखे हुए हैं तो वहाँ पे प्रिजर्वेशन की तरह रख दिए गए, है ना, थोड़ा सुरक्षित रख दिए गए, तो सुरक्षित हो गए। लेकिन इस तरीके से क्या है, सर्वाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मैन्यूस्क्रिप्ट में। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे जाते थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे जाते थे, क्योंकि इंडिया का जो है एग्जाम्पल अगर देखोगे तो ये इंडिया रहा सपोज, ठीक है। अब इंडिया पूरा डाइवर्सिफाई कंट्री है, तो यहाँ पे जाओगे तो अलग लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ अलग लैंग्वेज हैं, यहाँ पे आओगे तो इधर अलग लैंग्वेज हैं। तो जहाँ पे जो लैंग्वेज सूटेबल रहा उसी के अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट कर दिए, इसलिए तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज लिखा हुआ है ना। इंडिया तो एक ही है तो एक ही सिंगल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, तो तमिल हो गया, कहीं पे संस्कृत हो गया, कहीं पे प्राकृत हो गया, तो इन सब चीज़ का जो है कंपोजिशन देखने को मिला है। फिर सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट कई तरह के लिखते थे, जो उसको ऑब्जर्वेशन हुआ उसी के अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट कर दिए गए, और हर फील्ड में लिखे जाते थे, है ना। नॉर्मली एक ही फील्ड में आ गए, पॉलिटिकली लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, हर फील्ड में जो है राइटिंग देखने को मिला है, चाहे रिलीजियस फील्ड हो, चाहे बिलीफ्स के फील्ड हो, है ना, किंग्स हो गया, मेडिसिन हो गया, साइंस हो गया, इपिक हो गया, पोएम हो गया, ये सब चीज़ का जो है हमें कंटामिनेशन देखने को मिला है। एक को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, और सेकंड को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन देखो क्या है कि ये जो पाम लीव में लिख रहे हो ना, तो पाम लीव में या फिर पत्ते में लिखना बहुत ज़्यादा एक तो डिफ़िकल्ट है, उसी के साथ उसको कंजर्व करना, उसको स्टोर करके रख पाना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए एक और उपाय आया, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होता था कि जो हार्ड टाइप रॉक सरफेस है ना, तो सरफेस में लिखना स्टार्ट कर देते थे, जैसे पाम लीफ में लिख रहे हैं वैसे ही सरफेस में लिखना स्टार्ट कर देते थे। कोई भी सरफेस हो लेकिन जो कठोर होना चाहिए, कठोर का मतलब है कोई स्टोन हो गया, स्टोन में लिखना स्टार्ट कर दिए गए, तांबा का पत्ता मिल गया तो तांबा पत्ता में लिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ को स्टोर करना बहुत ज़्यादा इजी है, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है जो इंस्क्रिप्शन है कि इट वाज रिटन ऑन हार्ड सरफेस, स्टोन हो गया, मेटल हो गया, उन सब चीज़ में लिखे जाते थे। और जो सब्जेक्ट कवर करते थे पाम लीव में, वही सब्जेक्ट भी यहाँ पे कवर ही करते थे, जैसे कि इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन समझ आ गया ना किसको बोलते हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग इन इंस्क्रिप्शन, किंग मैसेज टू पीपल, कई उसका मीनिंग है। लिखते क्या थे, ये भी एक डाउट आता है, तो लिखते क्या थे, तो जैसे ही पढ़े ना कि कोई आए तो रिलीजियस के बारे में लिख रहे हैं, किंग के बारे में लिख रहे हैं, मेडिसिन के बारे में लिख रहे हैं। अगर देखो कोई राजा अगर विक्ट्री हो गए, है ना, कोई भी राजा आए अगर फाइटिंग किए तो वहाँ पे युद्ध में जीत गए तो अपने बारे में प्रशंसा के लिए लिख दिए। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा
लिखते थे। फिर वाई वी स्टडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, वाई स्टडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, देखो वही बताया कि दो ही ग्रुप हैं, है ना। वाई स्टडीड सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है दो ग्रुप हैं, टू ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टडीज हिस्ट्री। कौन कौन से लोग हिस्ट्री को जो है कवर करते हैं? एक को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और सेकंड को बोलते हैं हिस्टोरियन। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब है क्या, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स हो गया, कॉइन्स हो गया, स्कल्पचर हो गया, ह्यूमन हिस्ट्री हो गया, जो एक्सकवेशन करते हैं। मान लो ये कोई ज़मीन है, इस ज़मीन में मान लो कि कोई कॉइन मिल गया। अब इस खोदने के बाद, पूरा एक्सकवेशन करने के बाद कॉइन मिल गया, तो जब कॉइन के बारे में कवर करेंगे कि यहाँ पे कोई डीटी है कि नहीं है, या फिर क्या क्या साइन यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो इंटरप्रिटेशन करेंगे उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसके किसके थ्रू, चाहे सोर्सेस हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट, आर्टिफैक्ट, इंस्क्रिप्शन हो गया, कॉइन्स हो गए। तो ये तो कॉइन में जस्ट एग्जांपल बताया हूँ, वहाँ से हमें इंस्क्रिप्शन भी मिल सकते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब जिसे हार्ड सरफेस में लिखे जाते हैं, वहाँ से आर्टिफैक्ट भी मिल सकता है, मॉन्यूमेंट्स भी मिल सकते हैं, ये डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का काम क्या है कि वर द पीपल हु स्टडीड द पास्ट एंड यूज इंफॉर्मेशन फाउंड इन इंस्क्रिप्शन। जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं उसी इंस्क्रिप्शंस के बारे में स्टडी करना, ये हिस्टोरियन का काम है, ठीक है। दोनों चीज समझ आ गया। चलो, तो यहाँ तक क्या हुआ कि पूरा जो हिस्ट्री का थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास तो पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब कवर करते हैं प्रैक्टिस, कि यहाँ तक हम लोगों ने कवर किए हैं तो समझ आया कि नहीं आया। अब ये जो है प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐसे रखे हुए हैं जिस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड, उसी तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सीरीज को, और उसमें से पहला क्वेश्चन है कि वाई आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट देन लिटरेरी सोर्सेज फॉर प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री। अब यहाँ से आई होप कि समझ आ गया होगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज किसको बोलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज किसको बोलते हैं। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, कम से कम एक बार वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में ट्राई करना है, ठीक। तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग डिड नॉट एग्जिस्ट इन प्री हिस्ट्रिक टाइम। बात किए गए हैं प्री हिस्ट्रिक का टाइम। अब बात करो कि ये प्री हिस्ट्रिक टाइम है, प्री हिस्टोरिक टाइम का अगर सिचुएशन देखोगे तो ना तो यहाँ पे कोई राइटिंग डेवलपमेंट हुआ है, कोई लिखते भी नहीं थे, है ना। तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, फिर ना लास्ट में हिस्ट्री आता है। तो जो प्री हिस्ट्री है यहाँ पे हमें कोई लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिला है, पहली बात, कोई लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिला है, और यही वजह, और न ही यहाँ पे कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज का रोल भी नहीं देखने को मिला है। तो जब लिटरेरी सोर्सेज ही नहीं मिला है तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राइटिंग डिड नॉट एग्जिस्ट इन प्री हिस्ट्री टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्कियोलॉजी इन हिस्ट्री। क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कि रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स, है ना। याद करो ये एक्सकवेशन वाला याद करो, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का काम ही यही होता है कि जो हिस्ट्री को पहचानना, अगर कहीं पे हिस्ट्री का रिमेन्स मिल रहा है तो उसको एज अ एविडेंस के थ्रू उसमें राइटिंग डेवलपमेंट करना। चलो थर्ड क्वेश्चन, A historian wants to study the daily life of early humans. Which source would be most useful? हिस्टोरियन चाह रहे हैं कि स्टडी करना डेली लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, जो अर्ली ह्यूमंस है उसका डेली लाइफ के बारे में उसको समझना है, कोई भी हिस्टोरियंस को समझना है। तो इन चारों में से किसको रिफर करेंगे, है ना, मोस्ट यूजफुल होने वाले हैं। इस चारों में से कौन सा सोर्सेज जो है मोस्ट यूजफुल होने वाले हैं, इसके बारे में बताना है, कौन सा होने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा कि स्टोन टूल एंड केव रिमेन्स। स्टोन टूल्स और केव रिमेन्स, क्योंकि देखो स्टोन टूल्स हैं तो डिफरेंट पैटर्न में टूल्स मिले हैं,
ठीक है, तो टूल्स से क्या पता लगा सकते हो कि इस तरीके से हंटिंग करते होंगे, जब हंटिंग करते होंगे तो इस टूल का यूज़ करते होंगे इस तरीके से। ठीक है, अब केव रिमेंस में क्या होगा कि केव में कहीं पेंटिंग बना दिए हैं, तो पेंटिंग बना दी है तो वहाँ से क्या पता चलेगा, अगर फाइटिंग का पेंटिंग बनाए हैं तो फाइट करते होंगे, इस तरीके से जूम करते हैं, है ना। अगर हॉर्स का पेंटिंग बना रहे हैं तो हॉर्स को है वो लोग जानते रहे होंगे, इस तरीके से पता चलता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफ्रेंशिएट मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। बताओ तो क्या डिफरेंस है इसमें, बताना है डिफरेंस क्या है मैन्युस्क्रिप्ट और इसमें इंस्क्रिप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि मैन्युस्क्रिप्ट आर रिटन ऑन सॉफ्ट मटेरियल, इंस्क्रिप्शन ऑन हार्ड मटेरियल। यही डिफ्रेंशिएट होता है। प्रिंटेड उस समय स्टार्ट ही नहीं हुए थे। मैन्युस्क्रिप्ट आर ओल्डर, ये ऐसा कंसीडर कर ही नहीं सकते हो, मैन्युस्क्रिप्ट ओल्डर है इंस्क्रिप्शन, क्योंकि दोनों ही पैरेलल रहे हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन आर रिटन ओनली इन संस्कृत, ये तो और गलत हो गया। ठीक है, क्यों गलत है बता ही दिया हूं। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है कि वाई वर पाम लीव्स कॉमनली यूज फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट इन एंशिएंट इंडिया। वाई वर पाम लीव्स, जो लिखते थे ना, कोई पत्ते में लिख रहे तो पत्ते में ही क्यों लिखे जाते थे मोस्टली, ये पूछे गए हैं। कि दे वर ड्यूरेबल लाइक स्टोन, गलत है। स्टोन के जैसा ड्यूरेबल होते तो इंस्क्रिप्शन लिखने की ही क्या जरूरत है। ठीक है, पेपर वॉज नॉट वाइडली अवेलेबल, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। उस समय प्रिंट कोई दिक्कत नहीं था, है ना, प्रिंट है ही नहीं थे। दे कुड नॉट बी डैमेज, ये गलत है, डैमेज हो जाते थे। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन, जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, मैन्युस्क्रिप्ट का इन चार में से कौन सा लिमिटेशन रहा है, ये बताना है। दे प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन, गलत है, मैन्युस्क्रिप्ट में ही इंफॉर्मेशन ही लिखे जाते थे। दे कैन इजिली डिके और डिस्ट्रॉयड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एकदम बहुत जल्दी, मतलब ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थे, बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दे आर ऑलवेज इनएक्यूरेट, गलत है। दे आर डिफिकल्ट टू राइट, ये भी ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच डिसिप्लिन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन रॉक एंड पिलर्स। ठीक है, इसको बताना है। 7 का आंसर क्या होगा, तो 7 में जो बी ऑप्शन है इपिग्राफी, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि विच इंस्क्रिप्शन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन रॉक। इंस्क्रिप्शंस का जो स्टडी करते हैं इपिग्राफी ही बोलते हैं उसको। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस का स्टडी करते हैं उसको इपिग्राफी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन कि कॉइन हेल्प हिस्टोरियंस मेनली बिकॉज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। तो इसके बारे में अब बताना है। एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपने लेवल में ट्राई कर सकते हो। क्या आंसर होगा 7 का नंबर 8 वाला, कॉइन हेल्प्स हिस्टोरियन मेनली बिकॉज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, इसमें 8 का क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा, जो कि इकोनॉमी, रूरल्स और ट्रेड, इसके बारे में जो है बताते हैं। क्योंकि देखो क्वाइन का कहीं पे डेवलपमेंट हुआ है तो सीधी सी बात वहाँ पे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि इकोनॉमी कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड के लिए एक्सचेंज भी तो चाहिए। ठीक है, ट्रेड के लिए जो है हमें एक्सचेंज भी तो चाहिए, तो एक्सचेंज किस में करोगे, क्वाइन से ही करोगे। ठीक है, कोई रूलर्स है तो रूलर्स को पेमेंट करना है, एज अ सैलरी के फॉर्म में जो है पेमेंट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, क्वाइन ही तो चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है कि वाई इज द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू पीरियड कंसिडर यूजफुल बट इम्परफेक्ट। जो डिवीजन किए गए हैं कि पहले प्री हिस्ट्री आया, प्रोटो हिस्ट्री आया, फिर उसके बाद हिस्ट्री आया, तो ये इनएक्यूरेट कंसिडर किए जाते हैं। तो 9 में क्या आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज डू नॉट चेंज सडनली। ये भी बोले हैं कि हम लोग क्या किए हैं कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री आया,
एंशिएंट के बाद जो है मिडाइवल हिस्ट्री आए, ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री के बाद डायरेक्टली किस में आ गए, मॉडर्न हिस्ट्री आ गए। अब जब हम लोग एंशिएंट से मिडाइवल में जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि एक पीरियड टाइम पीरियड जो है डिफाइन कर दिए कि एक नंबर जो है एंशिएंट रहा, 2 नंबर जो है मिडाइवल रहे, इस तरीके से, समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो है इनएक्यूरेट यहाँ पे बताए गए हैं, क्लियर है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ हिस्ट्री एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। 10 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, कौन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है 10 क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ग्रेजुअल चेंज ओवर अ टाइम, क्लियर। तो ये तो रहा कंप्लीट हिस्ट्री, जिसमें से थ्योरी भी कवर किए हैं, उसी के साथ प्रैक्टिस भी कवर किए हैं, क्लियर है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।